हेलो फ्रेंड्स, ये वॉइस का सेकंड वीडियो होगा, राइट। तो वॉइस में इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि वॉइस का मतलब क्या होता है, वॉइस यूज किस लिए होता है और बेसिक चीजें क्या है जो वॉइस को सीखने में हेल्प करेगा, राइट। तो इसमें बताया था कि वॉइस का काम होता है कि हमें ये बताता है कि किसको एज अ टॉपिक रखना है, एज अ सब्जेक्ट रखना है, किसको हाईलाइट करना है, सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को, राइट। लेकिन दो तीन चीजें और है जहां पे जिसके लिए वॉइस का यूज किया जाता है। वह ये है, दूसरा ये है कि अगर हमें सब्जेक्ट पता नहीं हो तब भी हम वॉइस का, पैसिव वॉइस का यूज करते हैं, राइट। जैसे कहूं मैं, द चेयर हैज बीन ब्रोकन, राइट। द चेयर हैज बीन ब्रोकन, कुर्सी जो है मतलब तोड़ी जा चुकी है। मतलब हमें पता नहीं है कि कौन किसने तोड़ा है, या तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि हम उस आदमी को बताना नहीं चाहते, राइट, कि किसने तोड़ा है, उसको बताना या तो छुपाना चाहते हैं, या हमें पता ही नहीं है कि इसका सब्जेक्ट कौन है, इसका डूअर कौन है, राइट। या तीसरा कंडीशन ये भी होता है कि अगर हमें इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते हैं सब्जेक्ट को, इन दैट सिचुएशन टू हम वहां पे पैसिव वॉइस का यूज करते हैं, राइट। तो अगर हम देखें कुल, तो मेनली जो फोकस में है, फोर यूजेस है पैसिव वॉइस का मेनली। एक तो होता है कि फोकस शिफ्टिंग के लिए, कि हम ऑब्जेक्ट को फोकस में लाना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, पहला। दूसरा ये होता है कि अगर हम सब्जेक्ट को छुपाना चाहते हैं, किसने ये काम किया है, डूअर को छुपाना चाहते हैं, राइट। सो इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन, अगर मैं कहूं तो किसने इंफॉर्मेशन दिया है हम बताना नहीं चाहते, तो हम क्या कह सकते हैं, पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। अगर हम इंफॉर्मेशन देने वाले का नाम नहीं बताना चाहते हैं, तो किसने इंफॉर्मेशन दिया, या हम डूअर को नहीं बताना चाहते हैं, राइट, तो उसके लिए भी। तीसरा होता है अगर डूअर का हमें पता ही नहीं हो, सब्जेक्ट का पता ही नहीं हो कौन सब्जेक्ट है, राइट। एंड चौथा, हमें जरूरत ही नहीं है उसको बताने की, क्योंकि उसका वैल्यू हम कम देना चाहते हैं, राइट। अगर मैं कहूं यहां पे कि द डोर इज ओपन्ड, अब किसने ओपन किया इसको हम नहीं कहना चाहते, या इसको क्या बोलते हैं, इसको हम उतना वैल्यू नहीं देते, तो हम क्या कह सकते हैं, द डोर इज ओपन्ड, राइट। तो ये चीज होता है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि पैसिव वॉइस हम किस सेंस में हम इसका यूज करें, राइट। और इसीलिए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसका जो मेन रूल है वह होता है बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये हमें जरूर याद करना है। बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बिंग और बीन। तो आप देखेंगे टोटल 8 है फॉर्म इसके। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसका फॉर्म भी बताया हुआ, राइट। तो ये 8 है इसके फॉर्म, उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। कुछ ऐसा भी आता है कि गेट प्लस थर्ड फॉर्म भी आता है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, लेकिन आज यहाँ पे मैं केवल बी प्लस थर्ड फॉर्म, क्योंकि एग्जामिनेशन पर्पज से मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे खास करके। तो चलिए चलते हैं, 3 स्टेप्स टू ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। 3 स्टेप लेते हैं ट्रांसफॉर्म करने के मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, राइट। लेकिन ये चीज और ध्यान देना जरूरी है कि ये मैंने जो 10 सेंटेंसेस लिए हैं, केवल 2 प्रकार के सेंटेंसेस का लिए हैं। एक या तो ये असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट, और दूसरा क्वेश्चन वाले सेंटेंस है। इंपैरेटिव सेंटेंस का भी आपका पैसिव वॉइस होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने नहीं लिया है, राइट। तो चलिए हम चलते हैं, यहाँ पे 3 स्टेप्स क्या है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करने का। एवी कहने का मतलब होता है एक्टिव वॉइस, एंड पीवी कहने का मतलब होता है पैसिव वॉइस, राइट। तो फर्स्ट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। पहला ध्यान रखिएगा, 3 ही स्टेप, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। यानी जब चेंज करेंगे तो फॉर्म चेंज होगा, राइट, पोजीशन चेंज होगा। दूसरा है आपका वर्ब, वर्ब जो फॉर्म होगा, जो भी दिया होगा, उसको बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। यानी बी में ये वाले फॉर्म आ जाएंगे और तब ही थर्ड फॉर्म आएगा, ऐसे थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, ठीक है। यहां पे हैज, हैड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, यहां बी प्लस थर्ड फॉर्म वाला आएगा, राइट। मेनली सब्जेक्ट को फिर क्या करना है, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देना है तीसरे स्टेप में, और उस ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगा देना है। मोस्टली हम बाई ही लगाते हैं। अब ये देखना है, जो तीसरा वाला स्टेप है, कई जगह ये जरूरत नहीं होता, अगर हमें ये इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है,
जब सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं ना, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, राइट। कई बार हम उसको दिखाना नहीं चाहते तो आप इसको छोड़ देते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हम उसको जानते ही नहीं या छुपाना चाहते हैं, तो इन दैट सिचुएशन हम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं एन एलिफेंट इज किल्ड बाय टॉनी, राइट, अगर हमें जानना है कि किसके द्वारा मारा जाता है तो यहाँ पे रिक्वायर्ड है, अदरवाइज ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे तो देख रहे हैं कि सही है, जरूरी है यहाँ पे, लेकिन द डोर इज ओपन बाय हिम, तो ये जरूरी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस आप देख सकते हैं। टोटली ये आपके ऊपर निर्भर होता है, डिपेंड होता है कि आप किस प्रकार का इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहते हैं, ठीक है, किस प्रकार के इंफॉर्मेशन के साथ में, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये 10 सेंटेंसेस है और नीचे वाले की तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। 10 सेंटेंसेस है, ये एक्टिव वॉइस में है और ये पैसिव वॉइस में है, राइट। हम यहां सीखने जा रहे हैं कि ये जो पैसिव वॉइस में चेंज हुआ है, इसमें क्या क्या चेंज किया गया है, तो हम देखते हैं, राइट। क्लोज ऑब्जर्वेशन करते हैं और इसके हिसाब से फिर हम रूल्स मतलब स्ट्रक्चर बनाएंगे और समझने की कोशिश, पैटर्न समझेंगे। तो हम देख रहे हैं कि टॉनी सब्जेक्ट है, गुड, और एन एलिफेंट ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया। ये पहचानना बहुत जरूरी है। तो ही सब्जेक्ट है, ओपन आपका वर्ब है और द डोर आपका ऑब्जेक्ट है। ये देख लेते हैं, राजू सब्जेक्ट है, इज वॉचिंग वर्ब है एंड द मैच ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम बना ही नहीं सकते। राजू सब्जेक्ट है क्योंकि राजू के बारे में बात कर रहे हैं, वॉज वॉचिंग ये वर्ब है एंड द मैच जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। किसके बारे में बात कर रहे हैं इसमें, मोहन के बारे में, तो मोहन सब्जेक्ट हो गया, हैज पेंटेड ये वर्ब हो गया एंड द डोर ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। शी जो है वो आपका सब्जेक्ट हो गया क्योंकि शी के बारे में बात कर रहे हैं, हैड टेकन ये वर्ब हो गया एंड द बुक्स ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। राजेश ये आपका सब्जेक्ट हो गया क्योंकि राजेश के बारे में बात कर रहे हैं, कैन डू ये वर्ब हो गया और ईट आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म हो गया। आई यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, टीच आपका वर्ब हो गया एंड यू एंड इंग्लिश दो देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट 1 हो गया, ये ऑब्जेक्ट 2 हो गया, दो ऑब्जेक्ट है। इसमें हम मुकुल देखते हैं, सब्जेक्ट है क्योंकि मुकुल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मुकुल यहाँ पे सब्जेक्ट है, राइट। मुकुल से क्वेश्चन मुकुल के बारे में पूछा जा रहा है, तो हैज मुकुल, और यहाँ पे इनवाइटेड और हैज ये दोनों के दोनों आपका वर्ब है, राइट। ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है और यू आपका ऑब्जेक्ट है, राइट। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे अगर करें तो दे सब्जेक्ट है, राइट। डू एंड डिड ये आपका वर्ब हो गया, राइट, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये मेन वर्ब हो गया, राइट। ये अलग चीज है। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे व्हाट जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, राइट। अब हम आगे चलते हैं इसमें, तो मैंने बताया था फर्स्ट स्टेप पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, राइट। तो यही हुआ है। एंड एलिफेंट चूंकि नाउन है और टॉनी भी नाउन है, तो इन लोगों का फॉर्म तो चेंज नहीं होगा, केवल पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो एंड एलिफेंट यहां पे आ गया है, शुरू में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन चुका है जो हमारा पहला था। दूसरा है किल्स। अगर आपका फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म हो तो उसको इज एम आर, क्योंकि हमें कैटेगरी देखनी है, इज कहने का मतलब क्या है, इज एम आर ये वाली कैटेगरी में है, राइट। अगर हम वॉज कहते हैं या वर कहते हैं, यानी वॉज वर कैटेगरी वाले में है। अगर हैज और हैव कर रहे हैं, हैज या हैव कर रहे हैं, तो हैज और हैव वाली कैटेगरी में है। ये हमें ध्यान रखना है, राइट। सो अगर फिफ्थ फॉर्म रहे, राइट, यानी ये वाला फॉर्म, तो उसको हम इज एम आर और थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म रहा है जस्ट सब्जेक्ट के बाद, तो उसको हम इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो ये वाला रूल हो गया वर्ब का, राइट। और अब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है, बन गया, लेकिन इसके पहले क्या लगा है, बाई लगा हुआ है जो वहां लिखा हुआ है। तो मेनली जो आपको सीखना है ये दो स्टेप, पहला और फर्स्ट और थर्ड स्टेप तो आप जान गए हैं, लेकिन सेकेंड स्टेप में कल आपको चेंज करना है वर्ब को देख करके, राइट। इस पे ही ज्यादा फोकस करना है। तो ही ओपन द डोर, द डोर क्या हो जाएगा, शुरू में हो जाएगा ओपन, ये सेकंड फॉर्म है, आपको देखना है। और जब सेकंड फॉर्म हो जाता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आता है ना सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म को वॉज या वो लगा करके थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो आपने देखा यहां पे
ही ओपनड द डोर वॉज हो जाएगा, सॉरी, द डोर वॉज, राइट। तो यहां पे क्या हो गया, द डोर वॉज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में क्या कहा जाता है, वॉज या वर, तब आपका थर्ड फॉर्म। तो ये आपको ये वाला ध्यान रखना है खास करके, राइट। अब हम चलते हैं और बाई हिम मतलब ही का ऑब्जेक्ट हिम हो गया है और उसके पहले बाई दे दिया गया है, राइट। ये दो फर्स्ट और थर्ड स्टेप तो आपको ऑलरेडी पता होगा, इसमें कुछ इतना नहीं करना है, फॉर्म ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूं, केवल वर्ब पे फोकस करना है। तीसरा है राजू इज वॉचिंग द मैच। ये कंटिन्यूअस में है ना, एक्शन प्रोग्रेस में है प्रेजेंट के, तो इस प्रकार का आता है। तो इज करने का मतलब है इज एम आर के बाद अगर आईएनजी आए तो इसमें क्या हो जाता है, इज एम आर के बाद बीईआईएनजी लग जाता है, और जो आईएनजी फॉर्म में है उसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि इज एम आर के बाद अगर आईएनजी आता है तो क्या कर देते हैं, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म हम कर देते हैं। यानी जहां भी आपको लगे कि इज एम आर प्लस बीइंग प्लस आईएनजी फॉर्म, तो कुछ नहीं करना है, इज एम आर के बाद में वो रहने देना है, उसका से बीईआईएनजी लगा देना है, क्योंकि हम जानते हैं इज एम आर के बाद हमेशा फोर्थ फॉर्म ही लगता है, आईएनजी फॉर्म लगा देना है, तब इसको थर्ड फॉर्म लगाना है बीइंग लगा करके, क्योंकि हम जानते हैं बी प्लस थर्ड फॉर्म आता है, राइट। और इसीलिए प्रोसेस को किया जाता है, क्योंकि हम इज एम आर के बाद जस्ट हम नहीं रख सकते थर्ड फॉर्म, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये इसमें रखा जाता है जब फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म हो तो ये क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल स्ट्रक्चर को देखना है और इसको यूज करना है। अगला देखते हैं, राजू वॉज वॉचिंग द मैच। तो वॉज कहने का मतलब वॉज और वर कैटेगरी का, राइट। और सेम स्ट्रक्चर सेम ही है, तो इसमें भी सेम वही करना है, मैंने वही किया हुआ है, क्योंकि मैच के हिसाब से तो वॉज ही आएगा, और उसके बाद से वॉचिंग का वॉस्ट कर दिया और इसके बीच में बीइंग लगा दिया हमने। सेम स्ट्रक्चर फॉलो होगा, इज एम आर की जगह वहां पे वॉज वर हो जाएगा, और यहां पे भी इज एम आर की जगह पे वॉज या वर आपका हो जाएगा, राइट। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको, वॉज एंड वर। ये देखना, तीन तो हो गया, राइट, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इसी के माध्यम से हम देखेंगे। फोर्थ भी हो गया, ओके गुड। फिफ्थ में हम देखते हैं, मोहन हैज पेंटेड द डोर। तो हम वर्ब के स्ट्रक्चर को अगर देखें तो इसमें आपका है प्लस थर्ड फॉर्म, हैज और है प्लस थर्ड फॉर्म कैटेगरी का, राइट। तो हम क्या करते हैं, वो तो ठीक है, ऑब्जेक्ट द डोर है तो द डोर शुरू में आ गया, उसका से वर्ब रखा जाएगा, तो वर्ब में आप क्या देख रहे हो, आप देख लो अपने आप, आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि द डोर के हिसाब से तो हैज आएगा ही, हैव नहीं आ सकता, क्योंकि जो हैज है तो उसी कैटेगरी का यहां पे रखा जाएगा, हैज या है, और उसके बाद से बीन लगा करके तब ये थर्ड फॉर्म लगाया जाएगा। जैसे इसमें बीन लगा करके थर्ड फॉर्म लगाया गया था, उसी प्रकार से इसमें बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। यानी ये बहुत अच्छा ये रूल है कि अगर आपको है प्लस थर्ड फॉर्म है एक्टिव वॉइस में, तो अगर आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो है प्लस बीन लगा करके तब थर्ड फॉर्म लगा दो, ये पैसिव हो जाएगा, एक्टिव का पैसिव। बहुत अच्छा रूल है कि है मतलब हैज, हैव और हैड, ये तीन हो गया। उसके बाद अगर थर्ड फॉर्म आता है तो आपको क्या करना है, जो हैज या हैव या हैड है उसके बाद बीन लगाना है, तब थर्ड फॉर्म लगा देना है। लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर ये हैज प्लस थर्ड फॉर्म है यानी प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट में दो ही होता है, हैज या है, तो इन्हीं दोनों में से लगाना है, ठीक है। फिर बीन लगा देना है, फिर आपका थर्ड फॉर्म लगा देना है। और पहले वाले की अगर बात करें तो उसमें था कि बी प्लस अगर आईएनजी हो तो आपको कुछ नहीं करना है, उस वाले फॉर्म में बी तो लगाना ही है, फिर आपको बींग लगा देना है, और तब आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा, जो मैंने आपको ये करके मैंने बताया हुआ है, सिंपल करके, राइट। अब देख लीजिए, हैड टेकन, हैड टेकन अगर ये है तो हैड टेकन को क्या हो जाएगा, कैसे लिखेंगे, हैड बीन टेकन, क्योंकि अगर हैड कहूं तो हैड कैटेगरी में अगर पास्ट में कहूं तो एक ही होता है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, इसलिए क्या हो जाएगा, द बुक्स तो आएगा ही आएगा,
द बुक्स यहाँ पे आएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, और फिर हैड टेकन है तो हैड बीन टेकन हो जाएगा, और फिर शी का हर हो जाएगा और उसके पहले बाय लग जाएगा। तो काफी इजी है, केवल आपको कंसंट्रेट करना है माइंड को, आप जरूर सीख जाएंगे पैटर्न वाइज। राजेश कैन डू इट, ठीक है, ये तो हमने देखा परफेक्ट टेंस का था, ये कंटिन्यूअस टेंस का मैंने ले लिया, और ये सिंपल टेंस का ले लिया, राइट। ये तीनों आपका है, समझ गए। आप देखे होंगे सारे कवर हो गए हैं। अब ये है कैन। कैन कहने का मतलब है मॉडल्स, जितने भी मॉडल्स है, कैन हो, कुड हो, शैल हो, शुड हो, आप जानते हो कि हमेशा बी फॉर्म आता है, सॉरी हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है। कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म। तो ये है ना कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म। तो इसके करने के लिए क्या है, सेम चीज है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, तो इट का सब्जेक्ट भी सेम होगा, इट ही होगा, लेकिन जो मॉडल होगा, मॉडल जेव का तेम लिख देंगे, और उसके बाद से जो फर्स्ट फॉर्म लिखा होता है उसको इस प्रकार से चेंज कर देंगे बी प्लस थर्ड फॉर्म में। तो जो भी मॉडल आएगा उसके बाद से बी लगाइए, और उसके बाद से जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है उसका थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, कोई भी मॉडल, जैसे कैन बी डन, कुड बी डन, मस्ट बी डन, शुड बी डन, राइट, इस प्रकार से। और फिर और सब फॉलो करते रहिए। राजेश सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके पहले बाय लग जाएगा, ठीक है। मैंने सारे नहीं लिखे मॉडल्स के, लेकिन एक से पहचान में आपको आ जाएगा कि कोई भी मॉडल्स हो, आप बी प्लस थर्ड फॉर्म मॉडल के बाद लगा दीजिए। आई टीच यू इंग्लिश, तो आई टीच यू इंग्लिश कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप देखें तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। अब आपको ऑब्जेक्ट पहचानना है इन दोनों ऑब्जेक्ट को, तो आपका हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए हमें थोड़ा सा समझना होगा, तो इसको मैं समझाता हूं आपको कि दो ऑब्जेक्ट है तो दो पैसिव वॉइस बन जाएगा, ठीक है, एक इस ऑब्जेक्ट से और एक इस ऑब्जेक्ट से। लेकिन यहां पे आपको यह समझना जरूरी है कि ऑब्जेक्ट दो है तो किस प्रकार का ऑब्जेक्ट है, तभी हम इसको सीख सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब कहोगे कि दो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये होता क्या है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं यहां पे मिटा करके कि क्या होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं कहूं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, चलिए एक सेंटेंस वो ले लेते हैं पूरा का पूरा। उस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ? आई टीच यू इंग्लिश, राइट। तो हम देखते हैं कि आई क्या करता है? एक्शन करता है। कौन सा एक्शन करता है? टीच का, राइट। आई ने एक्शन किया टीच करने का। किसको टीच करता है? क्या टीच करता है? इंग्लिश, राइट। और किसको टीच करता है? यू को। तो यू लास्ट में। अब देख लेते हैं, आई ने एक्शन किया, कौन सा? टीच। ये एक्शन किया उसने, और क्या टीच किया? इंग्लिश। और इंग्लिश किसको टीच किया? यू को। यानी कहने का मतलब यू जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैं आपको बता रहा हूं अलग अलग तरीके से, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यू, और इंग्लिश जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों है ये भी बता दूं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राइट। अब यू जो है ना इंग्लिश को ले रहा है, राइट। इंग्लिश यू को नहीं ले रहा है, तो यू क्या है? इंग्लिश को ले रहा है। यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेता है, राइट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसलिए करते क्योंकि ये वर्ब के करीब होता है, राइट। ये वर्ब के करीब होता है और इसीलिए इसको डायरेक्ट कहते हैं। और इनडायरेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली वर्ब से एक्शन को नहीं ले रहा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के माध्यम से एक्शन को ले रहा है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रिसीव कर रहा है। कहने का मतलब इसके माध्यम से वो एक्शन को रिसीव कर रहा है, राइट। इसलिए इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। उल्टा करके देख लेते हैं, आई टीच यू, और फिर अगर हम इंग्लिश कहते तो क्या ये सही होता? टीच क्या? इंग्लिश। इंग्लिश किसको पढ़ाया जाता है? यू। यानी यू क्या पढ़ता है? इंग्लिश। यू क्या पढ़ता है? इंग्लिश। लेकिन अगर इसको कहें आई टीच यू, आपको पढ़ाता हूं, और आपको कौन पढ़ता है? इंग्लिश पढ़ता है, राइट। तो ये अजीब सा लगेगा और ये गलत हो जाएगा, राइट। ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका पैटर्न। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और ये आपका हो जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये समझना है, जिसमें केवल एक ही ऑब्जेक्ट होता है वह हमेशा ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा।
क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। तो जितने भी आपके एक एक ऑब्जेक्ट है वो सारे के सारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी डी से डायरेक्ट और ओ से ऑब्जेक्ट है आपके, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राइट। अब क्या होता है कि आपको जिसको भी लेना है, जिसको भी आपको फोकस में लाना है, जिसको भी हाईलाइट करना है, उसको आप ले सकते हैं। जैसे मुझे यू की सहायता से बनाना है, तो हमने क्या कर लिया, यू को ले लिया, तो यू का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट भी सेम ही होगा। उसके बाद से हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, और जब फर्स्ट फॉर्म होता है तो इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म लगता है, अगर सब्जेक्ट के जस्ट बाद फर्स्ट फॉर्म हो तो हम यहाँ पे देखेंगे यू आर टॉट, तो यहां तक तो क्लियर हो गया, यू आर टॉट। और फिर उसके बाद से ये जो बच रहा है उसको हम लिख देंगे, और उसके बाद से आई का मी बना करके उसके पहले हम बाई लगा देंगे। लेकिन अगर इंग्लिश लिखने रहे, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं, तो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब लेते हैं इंग्लिश, सेम चीज हो गया, इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म, तो इंग्लिश के हिसाब से इज लगेगा तो थर्ड फॉर्म लग जाएगा। अब होता क्या है ना, यू के पहले यहां पे टू लग जाता है, यही दिक्कत होती है, खास करके टू लगता है, राइट। तो यहां पे हो जाएगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले कोई प्रीपोजिशंस लग जाते हैं, लेकिन यहां पे प्रीपोजिशन खास करके टू लगता है, खास करके टू लगता है, और भी प्रीपोजिशंस लगते हैं, लेकिन खास करके कौन सा लगता है, टू लगता है, तो टू यहां पे लग गया, ठीक है। और उसके बाद से आई का मी में चेंज करके उसके पहले बाई लग गया, राइट। तो यही होता है कि अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेते हो तो फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आपको टू लगाना पड़ेगा, मोस्टली टू ही लगता है, कुछ में आपका फोर या कुछ और लग जाता है प्रीपोजिशंस। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप अगर कोई कंफ्यूजन हो तो ये वाला आप कर लीजिए, दैट्स ऑल ना, राइट। इसमें फोकस हम कर रहे हैं यू को, इसमें फोकस कर रहे हैं इंग्लिश को, इंग्लिश को हाईलाइट कर रहे हैं, इंग्लिश पे जोर देना चाह रहे हैं, राइट। अब आते हैं, ये दो काफी इंपॉर्टेंट है, हैज मुकुल इनवाइटेड यू और व्हाट डिड दे डू इन द ऑफिस। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जानते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार का होता है। वैसे एक तो होता है यस और नो, यस और नो क्वेश्चन उसको कहते हैं, जिसको यस और नो में हम आंसर दे पाते हैं। जैसे अगर मैं कहूं आर यू हैप्पी, तो आपके पास में जो आंसर होगा यस और नो में होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि व्हाट इज योर नेम, तो आपका आंसर यस और नो में ना होकर के आपका कुछ और होगा। इसीलिए ये जो है यस नो क्वेश्चन है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, और ये WH क्वेश्चन करते हैं क्योंकि WH से शुरू होता है। अब इसमें भी सेम रूल है, राइट। लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, चलिए देखते हैं। इसमें ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो हम जानते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, यू को पहले रख दीजिए, ठीक है। और इसमें कौन सा वर्ब है, हैज प्लस थर्ड फॉर्म, तो हम जानते हैं हैज प्लस थर्ड फॉर्म हो, जैसे मैंने ऊपर लिखा है हैव की कैटेगरी में हैज या हैव, तो उसका से बीन लगा करके तब थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो हैज है, तो हैज के साथ में क्या आता है, हैव, तो यानी यू के हिसाब से हैव हो जाएगा, और तब बीन इनवाइटेड। चलिए एक छोटा सा एक और कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे वर्ब का अलग छाट लीजिए, हैज प्लस थर्ड फॉर्म है, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको कर देना हैज या हैव प्लस बीन और प्लस थर्ड फॉर्म आपको कर देना है। हैज या हैव इस सब्जेक्ट के अनुसार से तय हुआ कि हैज लगाए या हैव लगाए, ठीक है। अब देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट हमने पहचान लिया यू है, तो यू ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट भी यू ही होगा, ठीक है। अब हम जानते हैं यू के हिसाब से हैव होता है, तो हमने हैव लगा दिया, क्योंकि जो पैटर्न होता है, पैटर्न क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले है, तब सब्जेक्ट है, तब मेन वर्ब है, तब ऑब्जेक्ट है। तो इसी प्रकार से उसमें भी पैसिव वॉइस में फॉलो होता है। तो हम देखते हैं कि यू वहां पे सब्जेक्ट हो गया, यहाँ मुकुल था तो हैज था, वहां पे यू हो गया, इसलिए हैव फॉलो होगा, और उसके बाद से सब्जेक्ट है, और उसके बाद से सब्जेक्ट के बाद ही बीन इनवाइटेड, मतलब बीन प्लस थर्ड फॉर्म यूज होगा, और फिर आपका जो मुकुल है वह लिखा जाएगा और उसके पहले बाई लग जाएगा। सेम है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा पैटर्न हेल्पिंग वर्ब को पहले निकाल दिया है, इसलिए आपको लगता होगा कि ये डिफिकल्ट है, लेकिन सेम पहले जैसा ही है ये। अब ये भी सेम ही है, आप देखोगे तो इसमें भी क्या है, कल ये वाला पहले लग चुका है, WH
इसी वाले स्ट्रक्चर में पहले लग जाता है और सब सेम ही है, राइट। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ तो आपका ऑब्जेक्ट है ही नहीं, यहाँ पे व्हाट ही ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है। व्हाट क्या है, ये ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है, तो इसको हटा नहीं सकते हैं। ऐसे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। व्हाट ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा है कि व्हाट डिड दे डू इन द ऑफिस। अब कहेंगे कि ऑब्जेक्ट के बारे में कैसे पता चला कि ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है। तो अगर आप आंसर देते हैं, क्या आंसर होगा, व्हाट डिड दे डू, राइट। तो आप जो आंसर होगा तो आप देखेंगे व्हाट का इंफॉर्मेशन जो भी होगा तो वहां पे वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे समझाने की थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे फोकस करते हैं। इस प्रकार के अगर पैसिव वॉइस बनाना हो तो व्हाट का व्हाट हम पैटर्न चेंज नहीं करेंगे, जिनका पोजीशन है ना व्हाट का वो चेंज नहीं करेंगे। हमें पोजीशन कल 3 का चेंज करना होता है, वो हमें देखना है। तो व्हाट का पोजीशन जेव का देव हो गया आपका, और उसके बाद से अगर हम इसकी देखें तो आपका ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ऑब्जेक्ट तो व्हाट ही है, एक तरीके का ऑब्जेक्ट, राइट। आप ऑब्जेक्ट देख सकते हैं जो प्रोनाउन में मैंने पढ़ाया हुआ है कि व्हाट क्यों ऑब्जेक्ट है। सो व्हाट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, राइट। तो व्हाट हमने लिख दिया जेव का देव। उसके बाद से हमने देखा कि डीड है, डीड प्लस फर्स्ट फॉर्म अगर होता है तो वहां पे हम वॉज और वर का यूज करते हैं, वॉज और वर प्लस थर्ड फॉर्म, राइट। वॉज और वर प्लस थर्ड फॉर्म, क्योंकि डीड भी आपका सेकेंड फॉर्म में आता है और ये भी आपका सेकेंड फॉर्म में है। चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब का है, यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं देता, लेकिन फॉर्म में आपका सेकेंड फॉर्म ही है, राइट। और इसी कारण से इसका वॉज या वर वाली कैटेगरी में आ गया। सो व्हाट वॉज, अब जानते हैं वॉज आ गया और उसके बाद से क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो व्हाट वॉज डन, और उसके बाद से क्या होगा, सब्जेक्ट का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देंगे और उसके पहले बाय दे देंगे, बाय देम इन द ऑफिस, और फिर क्वेश्चन मार्क हम दे देंगे। तो इस वाले जो लास्ट वाला जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इसमें ये समझना होता है कि जो WH होते हैं, जैसे जो प्रोनाउन होता है WH का, जैसे व्हाट, whom, who, which, whose, हमें ये देखना है कि ये कहां पे सब्जेक्ट का, कब सब्जेक्ट का काम करते हैं, कब ऑब्जेक्ट का काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये हमें बहुत सावधानी के साथ देखना है। जैसे हु आपका सब्जेक्ट का काम भी करता है और ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, whom केवल ऑब्जेक्ट का काम करता है, what सब्जेक्ट का भी काम करता है, ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। तो ये सारी चीज हमें समझना होगा। अगर आप नहीं समझे होंगे पहले से तो आप प्रोनाउन को जरूर देखिए, राइट, क्योंकि यहाँ पे बताना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसके अलग अगर आपको उसमें नहीं मिलता है तो मैं आपको WH वर्ड का कहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है तो इसका अलग वीडियो बना करके आपको दे सकता हूं। सो आई होप कि आप ये सारे स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे, और मैं कहूंगा कि इसको रूल्स ये सब में न फंसे, सीधे इसको आप देखें और 10 या 12 आप दिमाग पे रख लीजिए इसके एग्जाम्पल्स को, और उसी से आपको पता चल जाएगा कहाँ पे हम क्या चेंज करें। तो ये चीज है। सो अगले वीडियो में एक वीडियो और भी बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि एक वीडियो और बनाऊं जिसमें इंफिनिटिव सेंटेंसेस का मैं आपको पैसिव वॉइस बना के दूं। सो होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन।